हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक कुमार, लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल के सेकेंड ईयर के और इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड ईयर का जो मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला सब्जेक्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो मैनेजमेंट वाला जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को वैसे उसके दो पार्ट्स है, एक पार्ट है मैनेजमेंट और दूसरा पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। इस सब्जेक्ट के अंदर कि जैसे आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद में आप किसी इंडस्ट्री का स्टार्टअप करना चाहते हो तो उस स्टार्टअप में आपको क्या क्या समस्याएं आएगी या उसकी प्रोसेस क्या रहती है उसको अपन फुली डिटेल में इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। कि आपका इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट से लेकर जब तक आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर मार्केट में बिक जाता है उसकी पूरी प्रोसेस अपन इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो पार्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं मैनेजमेंट। अपन जो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें मैनेजमेंट पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट का जो पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रबंध, प्रशासन तथा संगठन। इन तीनों चीज़ों का क्या मतलब रहता है, इन तीनों चीज़ों में क्या अंतर है, वो अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। तो प्रशासन का अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है? तो वैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री के जो प्रशासन होता है उसका मेन उद्देश्य या मेन कार्य होता है कि जो भी आपने इंडस्ट्री लगा रखी है उस इंडस्ट्री के लिए जो नीतियाँ निर्धारण करेगा, यानी कि जो नीतियाँ पॉलिसियाँ बनाने वाला होता है, पॉलिसियाँ बनाने का काम। दूसरा होता है जो भी आपने पॉलिसियाँ या रूल्स बनाए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, या फिर जो भी फाइनेंशियली रिलेटेड जो वर्क होता है वो काम करने वाला है जो होता है वो होता है प्रशासन के पास। वो उसका मेन कार्य ये प्रशासन का कार्य होता है। ठीक है, तो प्रशासन क्या करता है, पॉलिसियाँ बनाता है, उन पॉलिसियों को कंप्लीट करने के लिए रूल्स बनाता है। दूसरा, या फिर जो भी फाइनेंशियली रिलेटेड के इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये ऐसे जो फाइनेंशियली रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो प्रशासन के द्वारा लिए जाते हैं, या इन कार्यों पर कंट्रोल रहता है वो प्रशासन का रहता है। ठीक है, अब यदि हम कहते हैं कि किसी इंडस्ट्री का संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यदि अच्छा है और उसके उद्योगपति का ऑर्गेनाइजेशन पर अगर कंट्रोल अच्छा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस इंडस्ट्री का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वैसे प्रशासन एक व्यावसायिक संगठन, एक शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल या कॉलेज, सरकारी कार्यालय या किसी भी गैर लाभकारी संगठन के प्रबंध को संचालित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। प्रशासन क्या करता है कि जो भी मैनेजमेंट के लोग लगे हुए हैं, मैनेजमेंट को एम्प्लॉय होते हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से संचालित करते हैं। यही प्रशासन का कार्य होता है। ठीक है, दूसरा, प्रशासन का मुख्य कार्य योजनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं का गठन, लक्ष्यों और उद्देश्यों की स्थापना, नियमों और विनियमों को लागू करना आदि है। दूसरा, प्रशासन क्या करता है, जो भी नीतियाँ बनाई है उन नीतियों की कैसे आप उनको एग्जीक्यूट करोगे तो उसके लिए पॉलिसियाँ बनाता है, पॉलिसियों के बाद में रूल्स बनाएगा। तो ये सारे काम, या फिर कोई फिजिकल लक्ष्य क्या है, फाइनेंशियली अपने लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, वो सारे जो डिसाइड करता है वो होता है प्रशासन का काम होता है। ठीक है, अब जो प्रशासन के अंदर जो काम करते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन या जो मैनेजमेंट होता है वो प्रशासन के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, तो ये था प्रशासन। सेकंड है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध। अब जो भी प्रशासन ने नीतियाँ बनाई है या जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स को या उन नीतियों को मानवीय प्रयासों के द्वारा क्रियान्वित करवाना किसका काम होता है, प्रबंध का कार्य। वो कार्य कौन करवाता है, प्रबंध। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रबंध एक आर्ट्स और साइंस है, एक तरह की एक कला है, एक विज्ञान है, जो कि क्या करती है कि जो भी प्रशासन ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वो क्या करवाता है, मानवीय प्रयास से संबंध, यानी कि वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं उनसे कार्य करवाता है और उन भौतिक लक्ष्यों को या फाइनेंशियली वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करवाता है। ठीक है, दूसरा, ऐसे भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रबंध एक विज्ञान एवं कला है जो संगठन के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिक तथा सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण से संबंध रखता है। ये सभी इसके जो प्रबंध के जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में ये संबंध रखता है। ठीक है,
दूसरी तरीके से संगठन के संसाधनों का उपयोग है। मैनेजमेंट का जो मेन कार्य होता है कि जो भी संगठन के अंदर जो भी लोग कार्य करने वाले लगे हैं, उन लोगों को व्यवस्थित तरीके से काम करवा के जो भी प्रशासन ने भौतिक लक्ष्य या वित्तीय लक्ष्य फिक्स किए या जो भी नीतियाँ बनाई है उनके अकॉर्डिंग उनको काम करवाना, ये होता है प्रबंध का मुख्य कार्य होता है। ठीक है। थर्ड है संगठन। तो जो भी प्रशासन ने जो नीतियाँ बनाई है उन नीतियों को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए लोगों के समूह की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों को वहाँ पर कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन लोगों का समूह जो उपलब्ध करवाता है वो होता है संगठन। संगठन उनको क्या उपलब्ध करवाता है, या उनमें जो भी उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं या जो भी नीतियाँ बनाई है उनको वो एग्जीक्यूट करवाते हैं संगठन के लोगों द्वारा। ठीक है। और जो व्यवसाय यानी कि आपकी जो इंडस्ट्री को जो भी उपयोगी सामग्री, कोई जो भी रॉ मटेरियल चाहिए या कोई मशीन चाहिए, पूंजी चाहिए, श्रमिक चाहिए, इन सभी की व्यवस्था कौन करवाता है? संगठन। तो उसी को कहा जाता है संगठन। इनकी जो व्यवस्था करवाता है उसको ही बोला जाता है संगठन। ठीक है। तो जो भी एक इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री में 4 इम्पोर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो है मनुष्य, मशीन, माल तथा मुद्रा, यानी कि मैन, मशीन, मटेरियल और मनी। इन सभी को व्यवस्थित तरीके, योजनाबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना ही संगठन का कार्य होता है। संगठन का मेन कार्य यही होता है कि जिन चीज़ों की कमी है उन चीज़ों को समय समय पर इंडस्ट्री को उपलब्ध करवा सके। ठीक है। अब एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशंस के कम से कम साधन और अधिक से अधिक आय तभी संभव है जब उस व्यवसाय का संगठन अच्छा है। अगर संगठन यानी कि उसमें कार्य करने वाले लोग अच्छे होंगे तो वो कम से कम साधन का उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट या प्रॉफिट कंपनी को दिला सकते हैं। यानी कि वो अपव्यक्तों को बोले बहुत ही कम सामान का यूज़ करते हुए ज़्यादा आपको आउटपुट दे सकता है। ठीक है। तो ये एक संगठन की गुण होना चाहिए कि संगठन में जो कार्य करने वाले लोग हैं वो इस चीज़ का ध्यान रख सके। ठीक है। तो ये था संगठन। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रबंध और जो प्रशासन है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे जो अमेरिका के जो ऑथर्स होते हैं, जो हुए हैं, जो यूएसए के जो ऑथर्स लेखक हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन है, जो प्रबंध है वो प्रशासन का एक अंग है। यानी कि जो टॉप लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे नीचे आता है मैनेजमेंट के लोग, उनके नीचे कौन आता है? मैनेजमेंट। वहाँ पर जो टॉप ऑर्डर होता है वो प्रशासन के पास होता है, वहाँ पर प्रशासन वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। वही अगर अपन देखते हैं ब्रिटेन की तरफ देखते हैं तो ब्रिटेन के जो ऑथर्स हुए उन्होंने प्रबंध को सबसे ऊपर रखा है और उसके नीचे आता है प्रशासन। यानी कि वहाँ पर जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं वो मैनेजमेंट के लोग देखते हैं और उसके नीचे आता है एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि अगर अपन अपने देश की बात करते हैं तो यहाँ पर सरकारी जितने भी विभाग है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू प्रबंध के। जबकि प्राइवेट जो फील्ड होती है, जबकि जो भी निजी संस्थाएं होती है वहाँ पर मैनेजमेंट शब्द यानी कि प्रबंध शब्द का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रबंध और प्रशासन में क्या अंतर है। ठीक है। तो सबसे पहला है कि प्रबंध व्यवसाय और कार्यात्मक स्तर की एक गतिविधि है। जो मैनेजमेंट का जो कार्य है वो क्रियान्वयन यानी कि किसी भी कार्य को संपादित करने की एक गतिविधि है। जबकि प्रशासन क्या है? वो एक शासन करना है, यानी कि आदेश देना जैसे कि उच्च स्तरीय गतिविधि है। ठीक है। दूसरा है प्रबंध संगठन के भीतर लोगों और चीज़ों के प्रबंधन का एक व्यवस्थित तरीका है। जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट क्या कार्य करता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग लगे हुए हैं उन लोगों के और वहाँ पर जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके बीच में एक तरह से व्यवस्थित तरीका यानी कि उनको मैनेज करना, वो उसका है प्रबंधन का काम। जबकि प्रशासन का मेन कार्य क्या होता है? प्रशासन के लोगों के एक समूह द्वारा पूरे संगठन को प्रशासित करना। उनको संगठन के लिए और प्रबंध के लिए ऊपर से आदेश दिए जाते हैं कि आपको ये रूल्स मानने हैं, तो वो उनके कम कांटेक्ट में आते हैं और वो उनसे ऊपर से आदेशित करके ही वो सही तरीके से चलाने का काम करते हैं। ठीक है। तीसरा है प्रबंधन नीति क्रियान्वयन पर केंद्रित है, जबकि नीति निर्माण प्रशासन द्वारा। वही अपन ने बोला कि प्रशासन का कार्य होता है नीतियों का निर्माण करना और प्रबंध का कार्य होता है कि उन नीतियाँ जो बनी है उनको सही तरीके से क्रियान्वित करना। फोर्थ है प्रशासन के कार्यों में कानून और दृढ़ संकल्प शामिल है। वही दूसरी ओर प्रबंध के कार्य कार्यकारी और शासी है, कार्यशासी है।
इसका मतलब है कि प्रबंध के जो कार्य होते हैं वो एक तरह से एग्जीक्यूटिंग यानी कि संपादित करने वाला कार्य होता है, जबकि जो प्रशासन के कार्य होते हैं उसमें कानूनन यानी कि जो इंडस्ट्री के बाहर जो रूल्स चल रहे हैं या जो भी कानून चल रहे हैं उनका भी उन पर इफेक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबंधन उन नियमों का पालन करता है जो प्रशासन द्वारा बनाए जाते हैं। वही इंडस्ट्री में कौन से रूल्स चलेंगे ये डिसाइड करने वाले लोग होते हैं प्रशासन के लोग, और उनके द्वारा जो रूल्स बनाए हैं उनको चलाने पालन उन नियमों का पालन करने का काम होता है प्रबंधन का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबंधन सभी योजनाओं और कार्यों पर कार्य करता है, जबकि प्रशासन नीतियों का निर्माण करने और उद्देश्यों को निर्धारित करने से संबंधित ही कार्य करता है। तो प्रशासन का काम एक तो नीतियों का निर्धारण करना, और दूसरा होता है कि जैसे उसको जो भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो उद्देश्य है, जो प्लानिंग है, वो उससे रिलेटेड ही कार्य उसको करने होते हैं। जबकि जो प्रबंधन होता है कि इंडस्ट्री में जो भी प्लानिंग हो रखी है या उनसे रिलेटेड जो भी वर्क होता है या मैनेजमेंट का जो भी कार्य होता है वो प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये था प्रबंधन और प्रशासन में क्या अंतर है। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है कि जो प्रबंधन, प्रशासन और संगठन में क्या अंतर है। इन तीनों को, ये ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड होते हैं, दिखने में सिमिलर वर्ड लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस इनमें होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं पॉइंट वाइज देखते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रशासन है वो निर्धारणात्मक कार्य है। जो प्रशासन का क्या काम होता है, वो निर्धारित करेगा कि कंपनी में क्या क्या कार्य होना चाहिए या क्या क्या नीतियाँ चलनी चाहिए। उनकी जो निर्धारित करने वाली बॉडी होती है वो प्रशासन का कार्य होता है। ठीक है, दूसरा होता है प्रबंधन का जो कार्य होता है वो कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो भी मैनेजमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं, जो नीतियाँ बनाई है, उन नीतियों के अकॉर्डिंग कार्य करवाना वो काम होता है प्रबंधन का। यानी कि यह एक कार्यकारिणी यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उनका एग्जीक्यूटिव करना ही इनका कार्य होता है। ठीक है, जबकि तीसरा जो संगठन है यह इन दोनों के लिए प्रभावी तंत्र का निर्माण करता है। जो संगठन होता है वो प्रशासन और प्रबंध के लिए एक तरह से सहायक तंत्र की हेल्प करता है, इनकी सहायता करता है इनके कार्य को पूरा करने में। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस है, प्रशासन होता है वो बाहरी घटकों द्वारा प्रभावित होता है। जो प्रशासन होता है वो इंडस्ट्री के बाहर क्या एक्टिविटी होती है उसके द्वारा भी वो प्रभावित होता है। ठीक है, जबकि प्रबंधन होता है वो इंडस्ट्री के बाहर क्या एक्टिविटी हो रहती है उससे इफेक्ट न होकर इंडस्ट्री के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे किसी ने हड़ताल कर दी, स्ट्राइक पे चले गए, जो लेबर है या वर्क करने वाले जो लोग हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट आता है, वो एक बार आता है प्रबंधन के ऊपर। तो प्रबंधन जो अफेक्टेड रहता है वो मानव शक्ति द्वारा यानी कि इंडस्ट्री के साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के लोगों के समूह द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, जबकि तीसरा जो संगठन है यह प्रबंध का सहायक तंत्र है। जो तीसरा जो संगठन होता है वो प्रबंधन के कार्य में उनकी सहायता करता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस है प्रशासन होता है वह नीतियों का निर्माण करता है। हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है कि प्रशासन होता है उसका मेन कार्य होता है कि नीतियों का निर्माण करना, जबकि प्रबंधन का कार्य होता है कि जो भी प्रशासन ने नीतियाँ तैयार की है उनके अकॉर्डिंग उनकी योजना बनाकर उनके अकॉर्डिंग काम करवाना। ठीक है, संगठन का कार्य होता है यह नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है। तो जो भी नीतियाँ बनाई गई है प्रशासन के द्वारा, प्रबंधन क्या करता है उन नीतियों को संगठन के जो व्यक्तियों का जो समूह होता है उनके ऊपर वो लागू करवाता है। ठीक है, जो फोर्थ डिफरेंस है वो है कि जो प्रशासन होता है यह व्यवसाय का स्वामी तथा पूंजी प्रदान करने वाला होता है। तो कोई भी इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री में जिसका इन्वेस्टमेंट होता है, जो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, नॉर्मली वही प्रशासन के लोग होते हैं। जैसे कोई भी बड़ी इंडस्ट्री होती है, उस बड़ी इंडस्ट्री में जो बोर्ड होता है उस बोर्ड के मेंबर जनरली वही होते हैं जो जिसका उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट, जिसका पैसा लगा हुआ होता है। तो जो प्रशासन के लोग होते हैं नॉर्मली वो उसके मालिक होते हैं या जो उनको फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर रहा है वो लोग होते हैं। ठीक है, जबकि जो प्रबंधन है, प्रबंधन के व्यवसाय के प्रबंधन का दायित्व इसी का है। जो प्रबंधन के लोग होते हैं वो मैनेजमेंट के लोग रिक्रूट किए हुए होते हैं, वो एक तरह से उनके एम्प्लॉय होते हैं जो उस पूरे इंडस्ट्री के मैनेजमेंट यानी कि उसकी प्रबंध का कार्य उनका पूरा उनके जिम्मे होता है। वो पूरे उस इंडस्ट्री में क्या एक्टिविटी चल रही है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है। ठीक है, और वो टाइम टू टाइम उनको कोई भी दिक्कत आती है या फिर
उनको कोई डिसीजन लेने होते हैं तो वो प्रशासन को बताते हैं और प्रशासन उनको उनकी जो दिक्कतें या उनको जो भी फाइनेंशियली डिसीजन लेते होते हैं वो प्रशासन के लोगों द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में संगठन, यह प्रशासन में समन्वय स्थापित करता है। तो संगठन के जो लोगों का जो समूह होता है वो इंडस्ट्री के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड या जो भी कार्य करने वाले लोग होते हैं वो संगठन के लोग होते हैं और वो प्रबंधन और प्रशासन दोनों की एक तरह से सहायता करते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये था प्रबंधन, प्रशासन और संगठन में अंतर। ठीक है, अब ये था इसका फर्स्ट टॉपिक था। जो सेकेंड टॉपिक अपने है वो है मैनेजमेंट का, ये साइंटिफिक। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध होता क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, वैसे देखें तो वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो वैज्ञानिक और दूसरा होता है प्रबंध। वैज्ञानिक का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान की अभिवृद्धि, जबकि प्रबंध का सही अर्थ है कि किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करना। तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ हो जाता है कि विशिष्ट ज्ञान की अभिवृद्धि के साथ किसी कार्य को सुव्यवस्थित यानी कि सही ढंग से करना ही वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसमें एक टेलर ने अपनी थ्योरी दी गई है जिसको वैज्ञानिक प्रबंध का जनक भी कहा गया है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा गया है। टेलर है उसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा गया है। तो उनके अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो है प्रबंध सही रूप से यह जानने की कला है कि क्या कार्य किया जाना है और उसके करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। तो उन्होंने जो मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन दी है वो कहते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको जो कार्य करना है वो कार्य कैसे करना है या उसको किस चीज़ से बेटर तरीके से किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वही कहलाता है मैनेजमेंट। दूसरा उन्होंने आगे कहा है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है उसका मतलब होता है कि दोनों यानी कि श्रमिक और मालिकों के वास्तविक हित एक एवं समान है, क्योंकि मालिकों को संपन्नता लंबे समय तक बिना श्रमिकों की संपन्नता के चल नहीं सकती। इसीलिए यह संभव है कि श्रमिकों को जो वह चाहता है ऊंची मजदूरी दी जानी चाहिए तथा मालिक को जो वह चाहता है निम्न श्रम लागत दी जानी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग कि जो इंडस्ट्री में दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो होते हैं कार्य करने वाले लोग जिसको अपन श्रमिक कहते हैं और दूसरा होता है इंडस्ट्री का मालिक। अगर इन दोनों के आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा है तो कोई भी इंडस्ट्री सही तरीके से नहीं चल सकती, क्योंकि जो मालिक होता है उसका भलाई इसी में है कि वहाँ पर जो कार्य करने वाले लोग हैं वो अपने पूरा मन लगाकर वहाँ पर कार्य करें। इसके लिए जो भी उनको बेनिफिट देने होते हैं वो समय समय पर दिए जाते हैं। तो जो टेलर ने कहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का अर्थ यही है कि जैसे टेलर ने उनके सिद्धांत भी दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए तो उनके अकॉर्डिंग कि वहाँ पर जो भी कार्य करने वाले लोग एक तो है और दूसरा उनके मालिक है, उन दोनों को कुछ ना कुछ बातों को मानना पड़ेगा जिससे इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, आपस में रिलेशन नहीं बिगड़े। ठीक है, अब किस प्रबंध को यानी कि किस कार्य को अपन कह सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है, यानी कि वहाँ पर कार्य करने में ऐसी कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिसको देखकर अपन यह कह सके कि ये जो मैनेजमेंट है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो मुख्य विशेषताएं होती है वो है निम्न तरीके से है। जैसे पहली है कि वैज्ञानिक प्रबंध में निश्चित योजना के द्वारा विभिन्न कार्यों को निश्चित तरीकों से संपादित किया जाता है कि यानी कि जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा वहाँ पर सबसे पहले ये देखेगा कि उस जो भी इंडस्ट्री है उसका एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, उसका एक फिक्स टारगेट होना चाहिए कि अपने को क्या कार्य करना है और उस निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनके पास पूरी तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए कि अपने को ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं, इन लक्ष्यों को किस प्लानिंग के तहत यानी कि सबसे अच्छे तरीके से अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास एक निश्चित लक्ष्य एवं योजना होनी चाहिए। दूसरा है विभिन्न घटनाओं एवं परिस्थितियों आदि के संबंध में तथ्यों का अवलोकन एवं विश्लेषण करने के उपरांत नियम व सिद्धांत बनाए जाते हैं। जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है उसमें जो भी पिछली जो भी घटनाएं हो रखी है उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करके और एक्सपेरिमेंट करके
उसके बाद में जो नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर थंब रूल्स नहीं चलते कि जैसे ये नहीं चलता कि पहले ये चीज़ हो रही थी तो अब अपने को भी ये चीज़ करनी है, नहीं। वहाँ पर क्या होता है, किसी भी पुरानी जितनी भी घटनाएं होती है या डेटा एनालिसिस करके और एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ एक्सपेरिमेंट करके उनके लिए नए रूल्स और सिद्धांत बनाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा है मानवीय संबंधों पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि अच्छे मानवीय संबंधों के अभाव में कोई भी संस्थान कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त नहीं करते। यहाँ पर जो मानवीय संबंध के सबको आपस में मिलकर कार्य करना, जहाँ पर आपस में सब मिलकर कार्य करते हैं, यानी कि वहाँ पर इंडस्ट्री में जो कार्य करने वाले लोग और वहाँ के मालिकों के बीच में भी अच्छे रिलेशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपस में समन्वय नहीं बैठेगा तो कोई भी इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। तो जहाँ पर ये वाली, जहाँ पर अच्छी मिलकर साथ समन्वय बनाकर कार्य करते हैं, वो भी एक वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता है, ठीक है। फोर्थ है वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत कच्चे माल तथा भौतिक व मानवीय संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से अधिकतम उपयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर अपने पास जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, उन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करके जो इंडस्ट्री की जो इफ़िशियंसी है, उस इफ़िशियंसी यानी कि दक्षता को बढ़ाना होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कच्चे माल या जो भी उनके पास जो संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों का योजनाबद्ध यानी कि प्लानिंग के तहत उपयोग करके जो उनकी इफ़िशियंसी है, उस इफ़िशियंसी में बढ़ाना भी एक तरह से ये वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है श्रमिकों को योग्य अनुसार कार्य दिया जाता है एवं प्रोत्साहन देने हेतु प्रेरणात्मक मजदूरी दी जाती है। तो यहाँ पर है कि जो भी वर्कर कार्य करने वाले होते हैं, उनके रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम दिया जाता है, जिससे क्या करते हैं वो लोग मन लगाकर काम करते हैं और उनकी दक्षता में वृद्धि होती है। और दूसरा, उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए उनमें प्रोत्साहन देने हेतु यानी कि उनको कुछ प्रेरणात्मक मजदूरी भी दी जाती है, जिससे लोग वहाँ पर अपना मन लगाकर काम करें और अपनी फुली इफिशियंसी के साथ वहाँ पर काम कर सके, ठीक है। 6 है एक ही कार्य को विभिन्न भागों में विभाजित करके विभिन्न श्रमिक समूहों को सौंपा जाता है। इससे उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है तथा मित व्ययता बनी रहती है। इसमें जो वैज्ञानिक प्रबंध का एक यह भी मेन विशेषता होती है कि जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो मित व्ययता के साथ होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, ठीक है। तो मित व्ययता भी एक वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता है। नेक्स्ट है 7वां है वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक कार्य का प्रमाप निश्चित होने के कारण कार्य प्रभावपूर्ण ढंग से होता है। तो जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है उसमें कोई भी कार्य होता है उसके निश्चित फिक्स रूल्स बने हुए होते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस के साथ वो कार्य होता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो एक इफेक्टिव वे में कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पर त्रुटियाँ होने की संभावना कम रहती है, ठीक है। तो वो भी एक वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता है। व्यक्तिगत हित के स्थान पर सर्वोपरि हित को सर्वोपरि माना जाता है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का खुद का हित न देखते हुए सामूहिक हित को प्रायोरिटी दी जाती है। वहाँ पर जो कार्य करने वाले लोगों की जो टेंडेंसी होती है वो अपने खुद का बेनिफिट न देखते हुए सब लोगों के मिलकर यानी कि सामूहिक एफर्ट लगाकर वहाँ पर कार्य कंप्लीट करने की योजना रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध में पूंजी एवं श्रम में संघर्ष के स्थान पर सहयोग की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है उसमें श्रम और पूंजी दोनों में कोऑर्डिनेशन यानी कि एक दूसरे की सहायता करते हुए जो भी उनके टारगेट होते हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि लेबर और जो मनी है उन दोनों में अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कभी का क्या होता है कि आपके पास मटेरियल अवेलेबल है बट काम करने वाले लोग नहीं है, या फिर काम करने वाले लोग हैं लेकिन मटेरियल नहीं है, तो इस केस में इंडस्ट्री का प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन दोनों का कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है संस्थान में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं कि इंडस्ट्री में जो भी लोग कार्य करते हैं सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कार्य करना होता है, उनके सबके उत्तरदायित्व फिक्स कर दिए निर्धारित किए जाते हैं या उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ये कार्य कंप्लीट करना है, आपको ही ये काम कंप्लीट करना है। उससे क्या होता है कि एरर होने की संभावना कम होती है या कोई भी त्रुटि आने की संभावना कम रहती है, और अगर कोई डिफ़ॉल्ट कोई गलती हो जाती है तो वो पकड़ में आ जाती है कि किस व्यक्ति के द्वारा ये गलती की गई है, ठीक है। तो ये थे साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ विशेषताएं। अब
साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य है, उनके क्या लाभ है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या लाभ है, इससे क्या होता है, अलग अलग जैसे देश को भी लाभ होता है, काम करने वाले लोगों को भी लाभ होता है और उस इंडस्ट्री को मालिक को भी लाभ होता है। तो इनसे क्या क्या लाभ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।